वेलकम टू जीसीएफए क्लासेस। आज हम लोग सेमेस्टर 2 सीयू कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 कॉस्ट क्लासेस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। अभी तक हम लोग सेमेस्टर 2 क्लासेस शुरू नहीं किए, बट एज सुन एज पॉसिबल वी विल स्टार्ट इट। इसमें थ्योरी पेपर्स भी है, एक प्रैक्टिकल पेपर्स व्हिच इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट से कवर करेंगे। आप लोग इस क्लास को ऑब्वियसली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही मिलेगा। एक तो यूट्यूब, वन प्लेटफॉर्म इज यूट्यूब, अदरवाइज रिकॉर्डिंग यू मे गेट इट। हम लोग आपको लिंक भेज देंगे, उससे आप ले सकते हो। और मंथ एंड में एक ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। मंथ एंड में एक ऑफलाइन क्लासेस, जो भी चैप्टर्स मंथ्स में होगा उसके बारे में डिटेल्स, कुछ क्वेरीज है, मतलब फेस टू फेस वो बेटर रहेगा, ताकि आपको ऑनलाइन का जो थोड़ा बहुत लिमिटेशंस है वो भी ना हो, और ऑफलाइन का जो प्रॉब्लम्स है कि बार बार उस टाइम पे आना, टाइम कंज्यूमिंग, ये ना हो। दोनों को मतलब नजर में रखते हुए ये डिसीजन लिए कि यूट्यूब में भी कुछ क्लासेस अपलोड करेंगे, और कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग ले सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो एट ए मिनिमम कॉस्ट। क्या फीस है, क्या सब कुछ होगा वो आपको हम लोग आप लोग कांटेक्ट करोगे, हम डिटेल्स बता देंगे आपको। इट शुड बी मिनिमम कॉस्ट श्योर। तो आज हम लोग कॉस्ट क्लासेस के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स बताते हैं। ठीक है, आज हम लोग समझते हैं कॉस्ट क्लास में क्या क्या चैप्टर्स है, उसमें से एक चैप्टर का स्टार्ट भी करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। हम इस एक चैप्टर जो शुरू करेंगे उसके बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर मतलब लिख के रखे, ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। इसको लिखने जाएंगे तो टाइम थोड़ा वेस्ट होगा, कम टाइम में आपको कवर कर दें। कॉस्ट में आप लोग का कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, इसमें 5 चैप्टर्स। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थियोरिटिकली क्या होता है कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वो सारा क्लासिफिकेशन वो सारा समझना होगा। कॉस्ट अकाउंटेंसी के साथ इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारा आप कॉस्ट जो बेसिक चैप्टर्स उसमें सीखोगे। इसके बाद और जो चैप्टर्स है, एक तो मटेरियल्स कॉस्ट, सेकंड हो गया लेबर कॉस्ट, फिर आपका ओवरहेड कॉस्ट और कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट स्टेटमेंट, ये आपका सिलेबस। तो इसमें ये चैप्टर बहुत इजी है। अब लोग अगर क्लास प्लस 2 में, मतलब क्लास 11 12 में कोई कॉस्ट एंड टैक्सेस लेके रखे तो आप लोग का तो कवर हो चुका। फिर भी ग्रेजुएशन लेवल थोड़ा बहुत आपको डीपली और समझना है। इसमें हम लोग कॉस्ट में जो चैप्टर सीखेंगे, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, मटेरियल्स कॉस्ट, फिर लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और आपका कॉस्ट शीट। तो आज डिटेल्स कॉस्ट शीट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होता है। एक स्टेटमेंट मतलब सिस्टमेटिकली बनाया जाता है स्टेटमेंट, यानी कि कैसे भी बनाओ एक सिस्टमेटिक स्टेटमेंट। ये प्रिपेयर करते कौन, इट वाज प्रिपेयर बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब समझ में, जिन लोगों ने प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और दूसरा सर्विस प्रोवाइडिंग सर्विस इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी गुड्स गारमेंट्स प्रोडक्शन करते हैं, पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्री केमिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये सारा जो प्रोडक्शन हो रहा है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और एक इंडस्ट्री होता है सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री। उसमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट में एयरलाइंस है, रोड ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट है। ये सब ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, गुड्स कैरी होता है या पैसेंजर कैरी होता है। तो इसमें प्रोडक्शन नहीं, लेकिन सर्विस प्रोवाइड हो रहे हैं, तो उन लोग का भी तो कॉस्ट लगता है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, ये सब। तो यहाँ जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, सर्विस कॉस्ट क्या लग रहा है वो फाइंड करना हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, क्या चीज का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज, राइट। तो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे उससे पहले ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन कर रहे हो मेनली। अब जो कॉस्ट शीट करोगे ना, सर्विस इंडस्ट्री नहीं, सर्विस इंडस्ट्री ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोल के सेपरेट चैप्टर है, अभी आप लोग का सेकंड सेम में नहीं है, वो आगे पढ़ोगे।
ठीक है। तो इसमें मेनली जो कॉस्ट शीट आप प्रिपेयर करोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ही, तो उन लोगों ने कुछ प्रोडक्शन करते, मैन्युफैक्चरिंग करते, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में प्रोडक्शन करने जाओगे क्या क्या कॉस्ट लगेगा एक बार सोच के देखो। फैक्ट्री में आप जाओगे तो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो गारमेंट्स प्रोडक्शन हो रहे हैं, ठीक है, पैंट शर्ट ये सब प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो लोग आपके सामने जो मटेरियल्स लगेगा कौन सा मटेरियल्स ना आपका सर क्लोथ्स है ना, क्लोथ से ही तो बनेगा। यस ऑब्वियसली मटेरियल्स क्लोथ, ये जो मटेरियल्स लग रहा है ये हो गया एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। सेकंड मटेरियल्स तो दिखाई दे रहे, कोई भी प्रोडक्ट देखोगे उसमें मटेरियल्स तो है, ठीक है ना। सर्विस होता तो अलग बात है, नहीं तो प्रोडक्शन कर रहे हो तो मटेरियल्स। सेकंड हो गया आपका लेबर कॉस्ट, बिना लेबर प्रोडक्शन होगा नहीं सर, आजकल मशीन में ऑटोमेटिक होता है, ऑपरेटर भी चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो सेकंड हो रहा है लेबर कॉस्ट। बेसिक अगर देखोगे एकदम प्रिमिटिव एज में प्रोडक्शन होता था तब मशीन तो नहीं था ना, लेबर्स के थ्रू ही प्रोडक्शन मैनुअली सब काम होता था, आजकल मशीन आ गया, ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, इतना पॉपुलेशन है, तो बिना मशीन आपका पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी आजकल हैंडीक्राफ्ट चलता है ना। थोड़ा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि लेबर को ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है प्रोडक्शन करने के लिए। खैर, तो सेकंड एलिमेंट हो गया आपका लेबर, और इसको छोड़ के बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है, बाकी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट्स है मटेरियल्स कॉस्ट। अब ये जो मटेरियल्स कॉस्ट, इसमें दो तरह का मटेरियल्स लगता है। एक मटेरियल्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे प्रोडक्शन बन जाए, जैसे अगर गारमेंट्स है तो क्लोथ्स हो गया आपका, मस्टर्ड ऑयल कच्ची घनी तेल, सरसों का तेल या जो भी सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा, तो जो सीड्स है वो मटेरियल्स हो गया, उससे एक्सट्रैक्ट करके ऑयल बनेगा। डेयरी इंडस्ट्रीज तो मिल्क ये हो जाएगा ना। तो प्रोडक्शन करने के लिए केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारे केमिकल्स, मेडिसिन इंडस्ट्रीज उसमें भी केमिकल्स एक्सेट्रा, हर्ब्स एक्सेट्रा। तो ये सब जो है, ये सबको क्या बोलोगे, डायरेक्ट मटेरियल्स, जो प्रोडक्शन का इंटीग्रल पार्ट है, गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए इंटीग्रल पार्ट, इसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। और दूसरा एक मटेरियल्स है इनडायरेक्ट मटेरियल्स। एक तो मटेरियल्स क्या बोले, डायरेक्ट, जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, दिस द इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। और सेकेंड पार्ट है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल्स, जो इंटीग्रल पार्ट नहीं है लेकिन प्रोडक्शन में इसका जरूरत पड़ता है, हेल्प लेते हैं हम लोग, यूज्ड इट इन प्रोडक्शन फॉर टू हेल्प इन प्रोडक्शन। जैसे आपको देखोगे मोबिल ग्रीज एक्सेट्रा, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है, ये सब रखते हैं। इससे क्या होता है बोलो, इससे आपका प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मशीन को स्मूथली रन करने के लिए होता है, हेल्प करते हैं, मशीन का लॉन्जिविटी बढ़ाते हैं। तो इसके लिए जो कंज्यूम होता है, ठीक है ना, वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल्स। इससे कोई प्रोडक्शन का कोई रिलेशन है डायरेक्ट, नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। प्रोडक्शन में प्रोसेस में इसका हेल्प लगता है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट तो नहीं है, ठीक है ना। यस, तो मटेरियल्स कॉस्ट हो गया। लेबर कॉस्ट, जो लेबर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जो लेबर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उनको जो प्रोडक्शन जो वेजेस दोगे ना, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगा। तो जो लेबर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उनको जो लेबर कॉस्ट पे करोगे, वेजेस दोगे ना, तो हो जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उनके थ्रू प्रोडक्शन किया जा रहा है। और जो लेबर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, मतलब प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली उसमें हेल्प उनका लग रहा है, तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे सुपरवाइजर है, सारा लेबर्स कैसे काम कर रहे हो देखभाल करना। स्टोर कीपर है, गुड्स मटेरियल्स जहां रहते हैं, स्टोर कीपर को रखे, वो स्टोर मेंटेन करते, लेकिन वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह, या हेल्पर है, बहुत सारे लेबर जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, उनको तो डायरेक्ट लेबर बोलोगे। लेकिन जो हेल्पर है, कोई बोलता है पानी दो, कोई बोलते हैं चाय पिला दो, ये सब जो भी काम करना होता है, तो उन ये जो काम हेल्प करने के लिए है, वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उन सबको हेल्प कर रहे हैं, तो उनका जो वेजेस है वो अब इनडायरेक्ट वेजेस में शो करोगे। आया समझ में। तो मटेरियल्स में भी दो तरह का कॉस्ट लगा, एक डायरेक्टली लग रहा है और एक इनडायरेक्टली। लेबर में भी एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली लग रहा है। अब बाकी जितना भी है उसको एक्सपेंसेस बोलोगे। तो मटेरियल्स लेबर से हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, पावर लगता है, फिर अगर कुछ रेंटेड प्लेस है तो रेंट लगेगा, बाकी स्टाफ है सैलरी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, फैन एक्सेट्रा चलता है, वाटर, ये सारा बाकी जितना खर्चा है, एसिड्स है, डिप्रिसिएशन खर्चा लग रहा है ना, आपका लॉस हो रहा है, तो ये सारा जितना भी एक्सपेंसेस है वो आपका एक्सपेंसेस है। और उस एक्सपेंसेस में भी एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन के साथ एक्सपेंसेस लग रहा है, ना तो लेबर ना मटेरियल्स,
फिजिकली मटेरियल्स और लेबर तो वहां काम करते हैं ना। जो एक्सपेंसेस है फिजिकली इसका इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, अगर प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, मैंने प्रोडक्शन कर एक पेटेंट प्रोडक्ट, जैसे मान लो मेरा मेडिसिन प्रोडक्शन करने का कंपनी है, हम मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं। अब वो मेडिसिन, एक डॉक्टर एक साइंटिस्ट एक मेडिसिन इन्वेंट किए और उसका पेटेंट राइट उनके पास होगा। अब वो मेडिसिन हम अगर प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि आपका मेडिसिन हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप किस तरह पेमेंट लीजिएगा बोलिए। अगर बोलता है लमसम इतना लेंगे तो मेरा पेटेंट एसेट्स हो जाएगा। वो एक दिन के लिए तो नहीं, लमसम बोल दिया 10 साल के लिए आपको अथॉरिटी दे रहे हैं, 10 साल के लिए 10 करोड़ दे दीजिए। ये जो 10 करोड़ दिए पेटेंट मेरा एसेट्स हो जाएगा, उतना दिन पेटेंट मेरे लिए एसेट्स है, उसका यूज हम करेंगे 10 साल, ठीक है ना। लेकिन अगर उन्होंने इस तरह एग्रीमेंट करता है, नहीं सर हम लोग ऐसे करेंगे, आप जितना मेडिसिन प्रोड्यूस करोगे, जितना मेडिसिन प्रोड्यूस करोगे, एक एक बॉटल मेडिसिन, ये अच्छा मेडिसिन है, एक एक बॉटल के लिए आपसे 10 रुपया लेंगे। तो अब बोलो, अब उनका तो फॉर्मूला अप्लाई करके हम ये करेंगे, उनसे अथॉरिटी हम ले लिए, ठीक है हम 10 रुपया आपको देंगे एक एक मेडिसिन के लिए। अब हम प्रोडक्शन जितना करेंगे, एक साल में 1 लाख अगर प्रोड्यूस किए, 1 लाख इंटू 10 मतलब 10 लाख उनको पे करेंगे। एक साल में 1 करोड़ मेडिसिन प्रोड्यूस की तो 1 करोड़ इंटू 10 करोड़ उनको पे करेंगे, है ना। तो ये जो प्रोडक्शन मेरा हो रहा है, साथ में मेरे चार्जेस भी पे होते जा रहे हैं। उनसे पेटेंट अथॉरिटी लिए, उस अथॉरिटी लिए प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए उन्हें रॉयल्टी हमसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। लमसम पेमेंट होता तो पेटेंट फिक्स्ड एसेट्स दिखाते, इंटेंजिबल, ओके। लेकिन इसमें वो चार्ज कर रहे हैं प्रोडक्शन के हिसाब से, तो रॉयल्टी हो गया। और ये प्रोडक्शन के साथ इन्वॉल्व है ना, प्रोडक्शन हो गया तो देना होगा उनको, मेरा एक ऑब्लिगेशन आ गया, देना पड़ेगा। तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएगा, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। यही रॉयल्टी अगर उन्होंने सेल्स पे करते कि जितना बेचोगे उसमें 10 रुपया लेंगे, अब बोलो मैंने प्रोडक्शन कर लिया, बेच नहीं पाए, रॉयल्टी देंगे नहीं देंगे? तो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, तो सेल्स के लिए है तो इनडायरेक्ट हो गया, ओके। अगेन किसी का डिजाइन हम ले रहे हैं, मतलब कोई डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, उन्होंने कुछ डिजाइन स्पेशल डिजाइन करके दिए कि ये वेडिंग कलेक्शन का स्पेशल है डिजाइन डाल लीजिए, और पार डिजाइन हम लोग एक एक प्रोडक्शन के लिए इतना रुपया लेंगे, तो इस वो भी एक प्रकार का ही है ना, रॉयल्टी बोलोगे। तो जो डिजाइन का जो चार्जेस है ये सब भी आएगा डायरेक्ट में, ठीक है। तो चार्जेबल एक्सपेंसेस इस तरह, मोटिव पावर, और मतलब जो पावर, पावर जनरेट, पावर से पावर लूम, जिसमें पावर के बिना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और थर्ड, नेक्स्ट एक हो रहा है हायर चार्जेस। अगर हमको स्पेशल प्लांट का जरूरत पड़ा, फैक्ट्री में तो जरूर प्लांट है, लेकिन स्पेशल प्लांट का जरूरत पड़ा कि वो स्पेशल प्रोडक्ट का ऑर्डर आया था, तो उसके लिए हम थोड़ी मशीन खरीदेंगे, एक ऑर्डर आया मशीन खरीद लेंगे, आगे नहीं ऑर्डर आएगा तो मैंने स्पेशल एक मशीन किसी के पास है, पता किए। जब हम इसी भी इंडस्ट्री में है तो पता है कौन इस तरह का मशीन से काम करते हैं। उनको बोले भाई हमको 1 महीना आपका मशीन भाड़ा पे दीजिए, आपका यहीं पे आके हम बना लेंगे सामान, हमको सिर्फ भाड़ा कितना बोल दीजिए, हम अब प्रोडक्शन करना चाहते हैं। उन्होंने हम बोला ठीक है, इसके लिए हायर चार्जेस, भाड़ा इतना पे कीजिएगा। ये जो स्पेशल प्रोडक्ट के लिए वो भाड़ा मशीन लिए, हायर चार्जेस पे किए, वो भी इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, ओके। और जितना खर्चा है फैक्ट्री का, रेंट, लाइटिंग एटसेट्रा, जो इसके साथ प्रोडक्शन का रिलेशन नहीं है लेकिन लग तो रहा है, जैसे फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड है, स्टाफ है, सैलरी देते हैं, ये सारा खर्चा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, ओके। ऑफिस का खर्चा भी लग रहा है, ऑफिस में मैनेजमेंट लोग डिसीजन लेते हैं, मैनेजर्स है, अकाउंटेंट है, तो ये सब का जो खर्चा लग रहा है, ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या इनडायरेक्ट है, प्रोडक्शन से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट है, वहां का भी खर्चा लग रहा है, ठीक है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा एक्सपेंसेस में आएगा। तो सब में देखोगे दो पार्ट हो रहे हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, राइट। अब इसमें जितना भी डायरेक्ट आया, चाहे मटेरियल्स रिलेटेड हो, चाहे ऑफिस रिलेटेड, चाहे लेबर रिलेटेड हो, चाहे एक्सपेंस रिलेटेड, ये सारा डायरेक्ट कॉस्ट को अगर ऐड करोगे, क्या करोगे, ये सारा डायरेक्ट कॉस्ट को अगर आप ऐड करोगे तो आपको जो मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, प्राइम कॉस्ट, या मैंने पॉइंट लिखे, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। मतलब मेन खर्चा, जो प्रोडक्शन के लिए मेनली जो खर्चा लगता है प्रोडक्शन करने के लिए, उसको प्राइम कॉस्ट बोलोगे, प्रधान खर्चा। और बाकी जितना इनडायरेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस। और ओवरहेड को इसमें क्लासिफाई करेंगे 3 डिफरेंट वे से।
एक हो गया आपका प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री में जितना खर्चा लग रहा है इनडायरेक्ट, ठीक है। फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, फैक्ट्री में जो अदर स्टाफ है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सारा फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। तो रिलेट्स टू फैक्ट्री डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज समझोगे तो ठीक। फिर नेक्स्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जहां मेरा हेड ऑफिस है या अदर ब्रांच ऑफिस है, उस ऑफिस में क्या होता है, मैनेजर्स है, स्टाफ है, उन लोगों ने काम कर रहे हैं डिसीजन रिलेटेड, ओके, प्लानिंग, डिसीजन, ओके, इसका इम्प्लीमेंटेशन, अकाउंटिंग, ये सब जो हो रहा है, एनालिसिस, रिसर्च एटसेट्रा, ये सब कहाँ हो रहा है, ऑफिस में। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये ऑफिस रिलेटेड, ऑफिस डिपार्टमेंट समझ लो। और बाकी अब लास्ट फाइनली सेल्स, बेचना होगा, तो बेचने के लिए भी लग रहा है ना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये सारा एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो। ये जो एक्सपेंसेस जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको आप बोलोगे ओवरहेड। एक तो प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो ये आपका कॉस्ट शीट जब बनाने जाओगे, ये सारा आपको समझना जरूरी होता है, क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। और स्टेजेस, एक एक स्टेज के बाद हम लोग वो एक्सपेंसेस जोड़ते जाएंगे, तो फाइनली हम लोग को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। यस। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट, ये जो कॉस्ट है इसका नेचर कुछ समझना जरूरी होता है। एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेसिक चैप्टर में ही आप लोग थियोरेटिकली पढ़ोगे, हम बाद में डिस्कस भी करेंगे कुछ। तो नेचर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का नेचर समझना है। नेचर ऑफ कॉस्ट बोलते हैं कि बिहेवियर, एक वेरिएबल नेचर या फिक्स नेचर या सेमी वेरिएबल नेचर, तीन मैंने यहां लिखे। एक तो वेरिएबल कॉस्ट, ओके, दूसरा क्या लिखे, फिक्स कॉस्ट, और थर्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है ना, प्रोडक्शन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, एक कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। प्रोडक्शन कम करते जाओगे तो कॉस्ट भी कम होते जाएगा। प्रोडक्शन नहीं करोगे तो कॉस्ट कुछ लगेगा नहीं। तो इस तरह कुछ कॉस्ट होता है, तो उसको क्या बोलोगे, वेरिएबल नेचर या वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट विच वैरीज डायरेक्टली विथ प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक टर्म वो भी समझना है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ कॉस्ट का। मतलब प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, तो डायरेक्ट रिलेशन है ना। और इसमें आपको पता कैसे चलेगा, सर इंक्रीज डिक्रीज चेंज हो रहा है इसीलिए, नहीं, उससे भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए कुछ और कैलकुलेशन करोगे। इसमें टोटल कॉस्ट वैरी करता है डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल। मतलब इस साल इस महीना में मैंने प्रोडक्शन किए 10,000 यूनिट्स, नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्शन किए 15,000 यूनिट्स, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी बढ़ गया तो कॉस्ट भी बढ़ेगा ना। तो टोटल कॉस्ट वैरी करता है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट होता है कांस्टेंट, बट ऑलवेज कांस्टेंट नहीं, कभी कभी चेंज हो सकता है। जनरली एक शॉर्ट पीरियड में जितना भी कॉस्ट पर यूनिट आएगा ना, क्या आएगा आपका, पर यूनिट कांस्टेंट आएगा। तो इससे पता चल जाएगा टोटल वैरी करते हैं, यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट होता है। तो आप क्लियर हो गए इस कॉस्ट का नेचर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। इसको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। मान लो कॉस्ट ए, कुछ भी कॉस्ट हो, मटेरियल्स हो, वेजेस हो, कुछ व्हाटएवर। एक कॉस्ट ए है, मैंने टोटल कॉस्ट खर्चा किए थे एक महीना में 20,000। कितना खर्चा किए थे, 20,000। और उसमें प्रोडक्शन किए थे 5,000 यूनिट्स। तो बोलो तो एक एक यूनिट पे मेरा कितना खर्चा लगा था, एक एक यूनिट में। तो टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करोगे ना, तो 20,000 को 5,000 से डिवाइड किए तो कॉस्ट पर यूनिट आया 4 रुपया, ओके। फिर नेक्स्ट मंथ में 8,000 प्रोडक्शन किए और उसमें खर्चा आया 32,000। तो 8,000 किए तो 32,000, तो 32,000 को आप 8,000 से डिवाइड करो, 32/8, इसमें भी आया 4 रुपया। तो बोलो टोटल में चेंज आया था या नहीं, यस, 20 से 32 हो गया ना, बढ़ गया था। लेकिन पर यूनिट कॉस्ट में चेंज आया क्या, नहीं, पर यूनिट तो कांस्टेंट हो गया, 4 रुपया दोनों केस में है। तो ये समझ लेना, इस कॉस्ट का नेचर आप क्लियर हो गया है। इस कॉस्ट का नेचर क्या आएगा, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट इन नेचर, ओके। तो कोई भी कॉस्ट वेरिएबल होगा, एक ऐसे समझोगे टोटल वैरी कर रहे हैं प्रोडक्शन के साथ साथ, प्रोडक्शन लेवल चेंज, तो कॉस्ट चेंज हो रहा है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट रिमेन अनचेंज या रिमेन कांस्टेंट। तो दिस इज वेरिएबल इन नेचर। बोलो समझ में आया, एकदम सिंपल है। अब पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर लो, कांस्टेंट आ गया मतलब उसको क्या बोलोगे आप, वेरिएबल कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट कॉस्ट में आते हैं, नेक्स्ट कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट which is independent प्रोडक्शन। मतलब ना, आप प्रोडक्शन कम करो ज्यादा करो कुछ भी करो, तो एक शॉर्ट पीरियड में वो कांस्टेंट रहेगा, टोटल अनचेंज।
अगर अगर रेंट पे लिया हम फैक्ट्री या ऑफिस, फैक्ट्री ऑफिस मेरा रेंट पे है, तो जो ऑफिस का रेंट है इस मंथ में भी 30,000 पे करे तो नेक्स्ट मंथ में भी 30,000 ही पे करेंगे, ठीक है ना। पीरियोडिकली चेंज होता है एग्रीमेंट के हिसाब से, हर साल आपका इतना परसेंट बढ़ेगा, दैट्स डिफरेंट थिंग, एग्रीमेंट के हिसाब से होता है, पीरियोडिकल चेंज होता है, पीरियड कॉस्ट है, ठीक है ना, इसलिए ओवरहेड हो जाता है। जनरली फिक्स तो ओवरहेड एक्सपेंसेस आएगा ही, ठीक है। वेरिएबल आपका हो सकता है डायरेक्ट, ये जितना भी फिक्स्ड है ओवरहेड ही है, क्योंकि प्रोडक्शन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, पीरियड कॉस्ट है, क्लियर। तो अगर टोटल कांस्टेंट है तो समझ लेना फिक्स्ड है, पर यूनिट नहीं भी देखोगे चलेगा। अगर पर यूनिट देखोगे तो पर यूनिट इनवर्सली वेरी करेगा, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे पर यूनिट कॉस्ट कम होते जाएगा, जैसे प्रोडक्शन कम करते जाओगे पर यूनिट कॉस्ट बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल रेंट 30,000 और इसमें भी 30,000, नेक्स्ट मंथ में भी 30,000। अगर डिवाइड करोगे 30,000 बाई 5, 6 रुपया था ना, 6 रुपया करके लगा था, लेकिन नेक्स्ट 30,000 बाई 8, 3 रुपया कुछ पैसा आ रहा है, 3 रुपीज 66 या 88, जैसे भी इस ऐसे कुछ आ रहा है। तो मतलब क्या है, पहले 6 रुपया था, अब 4 रुपया के करीब आ गया, तो चेंज हो गया ना पर यूनिट। देखो क्वांटिटी बढ़ गया तो कॉस्ट क्या हो गया बोलो, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो गया, और क्वांटिटी घट गया पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गया, बट टोटल अनचेंज है, तो ये हो गया फिक्स्ड नेचर। तो फिक्स नेचर समझने के लिए क्या देखोगे कि टोटल कॉस्ट अनचेंज, पर यूनिट कुछ भी हो जाए, यूनिट ऑब्वियसली वो वैरी तो करेगा ना, तो आपको क्या, उसको क्या ट्रीट करोगे, फिक्स कॉस्ट, राइट। तो थर्ड और क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब इसमें एक पोर्शन फिक्स्ड है और एक पोर्शन वेरिएबल है। इस कॉस्ट के अंदर ही एक पार्ट फिक्स्ड है, एक पार्ट वेरिएबल है। जैसे जनरली इलेक्ट्रिसिटी ऐसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा होता है, प्रोडक्शन नहीं भी करोगे, लाइट फैन चलता है, लेबर लोग तो है, जैसे लॉन्च आवर्स है उसके अंदर, उसी ऑफिस के अंदर ही लॉन्च करते तो लाइट फैन चलता है, हाँ मशीन नहीं चलता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक पोर्शन में, मशीन जब चलेगा तो वो तो पावर कंज्यूम होगा, मशीन मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर वो नहीं, उसका पावर अलग है, उसमें कोल कोक कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल डीजल वॉट एवर, या फिर सोलर पावर, या ये जो नॉर्मल पावर वो भी हो सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, बट पावर नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें एक पोर्शन फिक्स्ड है और एक पोर्शन वेरिएबल है, ठीक है। जैसे जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वहां प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, वहां भी फैन लाइट चलना शुरू हो जाएगा, तो एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड होता है। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल है, एक पार्ट वेरिएबल और एक पार्ट फिक्स्ड है, तो वो होता है सेमी वेरिएबल। सर इसको पता कैसे करेंगे, इसमें दो देखोगे, टोटल और पर यूनिट। अगर टोटल में भी चेंज आया और पर यूनिट कॉस्ट में भी चेंज आया, क्या हुआ, टोटल में भी चेंज आया, मतलब कैपेसिटी लेवल चेंज की, एक्टिविटी चेंज की है, प्रोडक्शन यूनिट्स चेंज किए, तो टोटल में भी चेंज आया और पर यूनिट कॉस्ट में भी चेंज आया, तो समझ लेना इस सेमी वेरिएबल नेचर का है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, आगे हम एस्टिमेट करने जाएंगे कि नेक्स्ट मंथ हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं कुछ और यूनिट्स, तो उसके लिए कितना लगेगा, तो यहाँ प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, एस्टिमेट बजट करना मुश्किल है, और हम लोग आगे देखेंगे बजट करना जरूरी होता है। कोई भी बिजनेस को प्रोडक्शन करने जा रहा है, सेल्स कितना होगा, कॉस्ट कितना लगेगा, इसके लिए हम लोग को बजट एस्टिमेट करना होता है, बजट मतलब एस्टिमेशन, ठीक है। इवन आपका घर में भी कुछ फंक्शन होता है, उसके लिए भी पहले से बजट होता है, प्लान होता है, कहां से कितना पैसा लेके आएंगे, खर्चा कहाँ कितना करेंगे, ये सब बजट होता है। अब एक्चुअल खर्चा जब इवेंट हो जाता है तब पता चलता है, कुछ कम बेसी होता रहता है, एक्चुअल अलग बात है, लेकिन एस्टिमेशन पहले जरूरी है। तो बिजनेस भी जब प्रोडक्शन करते एस्टिमेशन जरूरी है, तो एस्टिमेट करते कॉस्ट क्या होगा, एस्टिमेट करते प्रॉफिट क्या आएगा, तो एस्टिमेशन के लिए सेग्रीगेशन जरूरी होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में, कितना फिक्स्ड और कितना वेरिएबल, राइट। तो इसको डिटरमाइन कैसे करोगे, बोले ना टोटल चेंज होगा, अब इसको सेग्रीगेट कैसे करोगे, मतलब कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल को एलोकेट कैसे करोगे, कितना फिक्स्ड कितना वेरिएबल। उसके लिए एग्जांपल लिए, एग्जांपल दिस, मान लो मेरा इलेक्ट्रिसिटी खर्चा लगा था, लास्ट मंथ में 5,000 प्रोडक्शन किए थे, 8,000 खर्चा लगा था, नेक्स्ट मंथ में 8,000 प्रोडक्शन किए तो 11,000 खर्चा लगा। अब बोलो प्रोडक्शन यूनिट चेंज और कॉस्ट में भी तो चेंज आ गया ना, तो टोटल कॉस्ट में भी चेंज आ गया। अब देखेंगे पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रहा है, पहले देखते हैं 8,000 को 5,000 से डिवाइड करो, 8,000 डिवाइड बाई 5,000, 8,000 डिवाइड बाई 5,000, ये होता है 1.6, ये लिखे थे, ठीक है ना।
तो एक एक यूनिट पे कितना लग रहा था 1.6। अब 11,000 लगा, 11,000 लगा जब प्रोडक्शन 8,000 की है, तो 11,000 को 8,000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 11,000 को कितना से डिवाइड करोगे 8,000 से, तो इसमें आता 1.375। तो बोलो यहाँ 1.6 आया था, इसमें 1.375 यूनिट पे तो चेंज आ गया, फाइनल कॉस्ट में टोटल में भी चेंज आ गया। तो एक क्लियर है इस सेमी वेरिएबल नेचर। अब सेमी वेरिएबल नेचर जब मिले गया तो इसमें से वेरिएबल कितना वो पता करोगे, फिक्स्ड कितना पता करोगे, मतलब सेग्रीगेट करोगे हाउ मच वेरिएबल एंड हाउ मच फिक्स्ड। सेग्रीगेशन के लिए वही एलोकेशन लिखे, एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस एडिशनल प्रोडक्शन। एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने जाओगे तो कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा। इसको ग्राफिकली ग्राफिकली डायग्राम सॉरी जियोग्राफिकली एक इक्वेशन होता है डेल सी डिवाइड बाय डेल क्यू, है ना। ओके, डेल सी डिवाइड बाय डेल क्यू। तो मतलब आपका कॉस्ट में चेंजेस और क्वांटिटी में चेंजेस, चेंजेस इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंजेस इन क्वांटिटी, ये हो जाता है आपका चेंजेस इन कॉस्ट बाय चेंजेस इन क्वांटिटी। इससे मिलेगा मार्जिनल कॉस्ट, एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने का खर्चा, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, इससे वेरिएबल पार्ट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ जाओ, चेंज कॉस्ट का चेंज 11 हो गया 8,000 से, बोलो चेंज कितना, माइनस कर दो 11,000 माइनस 8,000, तो कितना 3,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा। कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किए, 8,000 हो गया 5,000 से, मतलब 3,000 एक्स्ट्रा। ठीक है ना, 8,000 माइनस 5,000, चेंजेस इन कॉस्ट बाय चेंजेस इन क्वांटिटी। तो 3,000 बाई 3,000 मतलब एक एक यूनिट के लिए एक्स्ट्रा कितना लगा, 1 रुपया। तो मार्जिनल कॉस्ट मिल गया आपको, और यही है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में चेंज हो सकता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्वल आता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। बट यहाँ कॉस्ट अकाउंट जब करेंगे, कॉस्ट जब करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट समझ लेना फिक्स रहेगा पर यूनिट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल रहेगा, राइट। तो एक यूनिट के लिए कितना है, 1 रुपया है। एक यूनिट के लिए कितना है, 1 रुपया। तो अब बोलो तो टोटल, हम कोई भी एक लेवल लेते 5,000 के लिए, तो 5,000 यूनिट्स के लिए 1 रुपया करके कितना आएगा बोलो। 5,000 यूनिट्स के लिए वेरिएबल टोटल देख रहे हैं, 5,000 इंटू 1, 5,000 रुपया लगा, लगा ना। अब बोलो 5,000 यूनिट के लिए टोटल क्या था, 8,000। तो 8,000 टोटल फिक्स कॉस्ट क्या आएगा, 8,000 से वेरिएबल टोटल माइनस कर दोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट 5,000 यूनिट्स के लिए कितना दिया था 8,000, उसमें से वेरिएबल पार्ट कितना मिला 5,000, तो लेस कर दोगे, फिक्स्ड आ जाएगा कितना 3,000। आया समझ में। तो एलोकेट हो गया ना। अब 5,000 यूनिट से प्रोडक्शन किए तो उसमें 5,000 रुपया वेरिएबल था और 3,000 फिक्स था। उसको दूसरा लेवल पे एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। अगर 8,000 प्रोडक्शन किए, 1 रुपया करके 8,000 होगा वेरिएबल, वेरिएबल आएगा ना। और फिक्स कितना आया था 3,000, ये जोड़ो 11,000 हो गया। देखो 11 आया था ना, वेरीफाइड। मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल ये आपका सेग्रीगेशन कंप्लीट हो गया। फिक्स में अनचेंज रह गया, रहता ही है, और वेरिएबल में पर यूनिट कॉस्ट हो गया आपका। समझ में आया ना। तो एलोकेशन कंप्लीट, फिक्स कितना और वेरिएबल कितना। अब जब एलोकेशन हो गया, अब हम लोग कॉस्ट शीट फॉर्मेट में आएंगे। लेकिन फॉर्मेट से पहले एक जनरल आइडिया आपको दे रहे हैं। जब कॉस्ट शीट प्रिपेयर करोगे तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किए। मेरा ड्राइंग्स इतना अच्छा है ना, किसी को समझ में नहीं आता, फिर भी आप लोग कोशिश कर लो समझने का। स्टेप 1 फर्स्ट स्टेज, इसको स्टेज बोलोगे। प्रोडक्शन जब करने जाओगे, बोलो प्रोडक्शन करोगे कहाँ, फैक्ट्री में ही तो करोगे ना। तो फैक्ट्री इज माय फर्स्ट स्टेज। वो फैक्ट्री का कितना खर्चा लग रहा है उसको पहले देखेंगे। फैक्ट्री के अंदर मेरा एक स्टोर्स है, फैक्ट्री के अंदर मेरा एक स्टोर्स है, राइट। फैक्ट्री के अंदर मेरा एक स्टोर्स है, स्टोर डिपार्टमेंट। इसमें मटेरियल्स खरीदते हैं, इनफ्लो होता है, और प्रोडक्शन इसका एक और है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है ना, यहाँ प्रोसेस करके फिनिश किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स, राइट। इसमें हम सिंगल प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट प्रोडक्शन हो रहा है समझ लो, इसमें प्रोसेस हो रहा है। ओके, नाउ स्टोर्स में मटेरियल्स आया, स्टोर कीपर इसको मेंटेन करते, कितना आया कितना यहाँ से चला गया, यहाँ से प्रोडक्शन में भेजेंगे। अब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन कौन करेगा बोलो तो लेबर प्रोडक्शन करेगा। तो लेबर का कॉस्ट इसमें और लग रहा है, मटेरियल्स खरीदे थे कॉस्ट लगा था, जितना प्रोडक्शन में यूज हुआ कॉस्ट लग रहा है, स्टोर कीपर का खर्चा लग रहा है ना। फिर लेबर का कॉस्ट लग रहा है इसमें,
प्लस डायरेक्ट कुछ एक्सपेंसेस भी लगेगा, प्रोडक्शन करते जाओगे तो जो चार्जेबल है ना एक्सपेंसेस बोले थे, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एटसेट्रा वो लगते जाएगा। और फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का रेंट, लाइटिंग, वाटर एटसेट्रा, फैक्ट्री में जो एसेट्स है उसका रिपेयर्स, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, सिक्योरिटी है उनका खर्चा, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री का था, बोले थे ना प्रोडक्शन ओवरहेड, तो प्रोडक्शन में ये सारा खर्चा लग गया। अब बोलो फिनिश्ड हो गया या नहीं? यस, तो फिनिश्ड हो गया यहाँ मेरा। तो जब सारा खर्चा जोड़ लोगे, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट उसका कॉस्ट आ जाएगा, तो अप टू फैक्ट्री आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आया। प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट कंप्लीट हो गया ना, तो फिनिश्ड हो गया। उसमें फैक्ट्री तक पूरा खर्चा कितना आया वो आप ऐड कर लोगे। क्लियर है ना? अब इसके बाद आ जाओ सेकंड से, जब फिनिश्ड हो गया इसको बेचने के लिए गोडाउन में डाल देंगे और गोडाउन से सेल किया जाएगा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ प्रोडक्शन कितना यूनिट्स करोगे? ठीक है, कितना मटेरियल्स बाई करोगे, कितना लेबर को अपॉइंट करोगे, कितना लेबर इन्वॉल्व करोगे, कितना लेबर को ओवर टाइम टाइम दिया जाएगा, ये सारा प्लान कहां से हो रहा है? बोलो तो ऑफिस से प्लान किया जा रहा है। ऑब्वियसली ऑफिस से इंस्ट्रक्शन जाएगा, फैक्ट्री का जो मैनेजर है उनके पास, उनके हिसाब से वहां कम होते रहेगा। ठीक है ना? तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस डिपार्टमेंट का खर्चा, ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ ही जोड़ के प्रोडक्शन कॉस्ट ट्रीट करेंगे। तो पहले फैक्ट्री तक मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट, और इसके बाद ऑफिस का खर्चा, क्योंकि वो जहां भी प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री का, सारा कंट्रोल कहां से हो रहा है? ऑफिस से हो रहा है ना, हेड ऑफिस से हो रहा है, या फैक्ट्री के अंदर जो एक ऑफिस रखे थे उससे भी हो रहा है, तो ऑफिस का खर्चा भी तो इसमें ऐड होना चाहिए प्रोडक्शन में। बोलो बोलो। तो इसीलिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी जोड़ लेंगे, आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश प्रोडक्शन का कॉस्ट आ जाएगा। पहले फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसको बेचेंगे तो क्या पूरा सेल हो गया होगा? नहीं, कुछ अनसोल्ड रह गया होगा, तो जितना बेचे उसका कॉस्ट फाइंड करेंगे, तो सेल्स डिपार्टमेंट का खर्चा फिर जोड़ेंगे। ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, ऑफिस वर्क होता है, ये सारा जो हो रहा है ना, रिसर्च एक्सेट्रा, ये सब, तो ऑफिस का खर्चा उसको बोलोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। राइट। और नेक्स्ट हो गया सेल्स डिपार्टमेंट का। फाइनली सेल होगा तभी ना पैसा आएगा, उसी से फिर ये सब प्रोडक्शन साइकिल कंटिन्यू होते जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेल्स डिपार्टमेंट। फाइनली यहां तक खर्चा जोड़ना है आपको। सेल्स डिपार्टमेंट है तो यहाँ सारा सामान बेचा जा रहा है, तो इसमें सेल्स पर्सन होगा, सेल्स मैनेजर होगा। ठीक है ना? प्लस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैरेज, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिलीवरी देना है। ठीक है ना? आफ्टर सेल्स कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है, जो इंस्टॉलेशन एटसेट्रा, ये सब जो काम होता है वो सब भी लगता है ना, और एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। सेल्स डिपार्टमेंट का जितना खर्चा और इस डिपार्टमेंट का रेंट एटसेट्रा, सारा खर्चा सेल्स के लिए हुआ ना, उसको बोलोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बस टोटल कॉस्ट आ गया, उसके साथ प्रॉफिट ऐड करोगे, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, या प्रॉफिट सेल्स पता है तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो स्टेज बाय स्टेज, पहले पहले फैक्ट्री का काम होगा, फैक्ट्री हो जाएगा, फैक्ट्री का सारा खर्चा जोड़ लिए, इसके बाद ऑफिस का खर्चा जोड़ेंगे, और ऑफिस का हो गया, फाइनली बेचना है तो बेचने का खर्चा जोड़ेंगे, है ना? ये तीन स्टेज को आप याद रखोगे। पहले फैक्ट्री तक जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा, ऑफिस और सेल्स में नहीं आना। फैक्ट्री का खर्चा सारा जोड़ो, इसके बाद ऑफिस का जोड़ोगे, इसके बाद सेल्स का। ठीक है ना? यस, ये फॉर्मेट, ये स्टेज याद रखना। अब हम लोग इसको कॉस्ट शीट में दिखाते हैं। अब हम लोग इसको दिखाते कॉस्ट शीट में कैसे इसको शो करेंगे। फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है? तो कॉस्ट शीट फॉर्मेट हो रहा है ऐसे, ऊपर लिख लिखा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ नेम ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेम ऑफ कंपनी फॉर द पीरियड। अगर क्वार्टरली, एक क्वार्टर का कॉस्ट शीट बना रहा है, एक ईयर का कॉस्ट शीट बना रहा है, वो पीरियड मेंशन कर देना। मंथली तो एक मंथ का कॉस्ट शीट बना रहा है। ठीक है? यस। पहले क्या बोलते हैं, फैक्ट्री का देखो, और फैक्ट्री में पहले डायरेक्ट देखो फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चा, मेन मेन खर्चा तो वही होता है ना। तो बोलो सबसे मेन जो खर्चा वो कौन सा खर्चा है? जो मेन खर्चा उसमें कौन सा खर्चा है ना, वो रॉ मेटेरियल्स। वो क्या हो गया आपका? रॉ मेटेरियल कंज्यूम। मेन एक्सपेंसेस क्या है? रॉ मेटेरियल कंज्यूम। मतलब रॉ मेटेरियल आप प्रोडक्शन में कितना यूज किए वो फाइंड करोगे। इसके लिए क्या देखोगे? बोलो, इसके लिए क्या देखोगे? इसके लिए क्या देखोगे ना, इसके लिए देखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। क्या देखना होगा? ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर या लास्ट मंथ में मेरा स्टॉक कुछ मटेरियल स्टोर में रह गया था, वो प्रोडक्शन में यूज नहीं हुआ था, अब इस साल यूज करेंगे ना, इस मंथ में यूज करेंगे ना, तो ओपनिंग कितना था वो देख लो। प्लस अभी इस, अगर ईयरली कॉस्ट शीट कर, तो इस साल और कुछ बाय किए श्योर, तो जितना बाय किए उसका कॉस्ट जोड़ लो, मटेरियल्स बाय किए उसको जोड़ लो।
इसको ऐड करने के बाद एक्सपेंसेस फॉर परचेज, बाई करने का भी तो खर्चा, कैरेज लगता है बाहर से तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस सब लगेगा, कूली चार्जेस लगेगा, अपना गोडाउन तक स्टोर तक लेके आना है ना, उसका खर्चा सब जितना लग रहा है वो खर्चा ऐड कर लोगे। मटेरियल्स रिलेटेड था ना इसीलिए ऐड कर लिए, टोटल कॉस्ट हो गया मटेरियल्स का। अब एट द एंड ऑफ ईयर देखे कुछ मटेरियल्स अभी भी स्टोर में रह गया तो गया कहाँ, वो यूज हुआ नहीं, तो माइनस कर दो, बाकी यूज हुआ प्रोडक्शन में। और कुछ मटेरियल्स एबनॉर्मली डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है, नॉर्मल लॉस को नहीं माइनस करोगे, नॉर्मल लॉस बिजनेस का लॉस नहीं हो, कस्टमर से ही चार्ज किया जाता है, कॉस्ट इंक्रीज कर देते कस्टमर से चार्ज करते, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लॉस को कोई रोक नहीं सकते, नेचुरली होता है, यू कैन प्रिवेंट इट, तो नॉर्मल लॉस का रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन एक्सीडेंटली कुछ लॉस हो रहे है, आपका हो रहा है, तो एक एक कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, कस्टमर में चार्ज नहीं कर सकते, तो आपका लॉस है, आप ही को बियर करना पड़ेगा है, आप इंश्योरेंस किए तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो, बट इसमें टोटल जो कॉस्ट डिस्ट्रॉयड हो गया ना वो लेस कर देना। और कुछ गुड्स मटेरियल जब बाई किए थे डिफेक्टिव आया था, डिफेक्टिव मिल गया था, जब डिफेक्टिव मिल गया तो क्या करोगे, अब रिफंड करोगे, तो रिफंड कर दिए तो ये भी माइनस कर दो, ठीक है, तो मिल गया आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्या मिला, रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना प्रोडक्शन में यूज हो गया मटेरियल्स, राइट। नेक्स्ट, अब बाकी डायरेक्ट खर्चा जोड़ लोगे, क्या बोले थे, सारा डायरेक्ट जोड़ के प्राइम कॉस्ट आता है, तो बाकी डायरेक्ट लेबर को जो दिया, डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्टिव लेबर को जो दिए थे, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्जेबल एक्सपेंसेस था, प्लस एक और मटेरियल्स होता है, जो मटेरियल्स को बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, एक्चुअली वो प्रोडक्शन कॉस्ट का ही पार्ट मानते हैं, जैसे मेडिसिन लिक्विड है तो बॉटल्स होगा, मेडिसिन अगर आपका टेबलेट है तो रैपर होगा, है ना, कोट कोट जो रैपर होता है ना वो, तो वो सारा जो है वो तो आपका फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट का ही कॉस्ट का एक पार्ट माना जाएगा, उसके बिना मटेरियल्स यूजलेस है, वो फिनिश गुड्स यूजलेस है। अगर पेस्ट बनाए, पेस्ट तो पेस्ट आप प्रोड्यूस किए ना, टूथपेस्ट, लेकिन उसमें ट्यूब होना जरूरी होता है, ट्यूब इज प्राइमरी पैकिंग, वो खर्चा भी इस प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा, ठीक है, सबको जोड़ लो, हो गया प्राइम कॉस्ट। क्या बोले थे, डायरेक्ट जितना भी खर्चा है ना वो जोड़ लोगे तो क्या आएगा, आपका प्राइम कॉस्ट आएगा। अब प्राइम कॉस्ट के बाद अब फैक्ट्री का जितना अदर एक्सपेंसेस है, रेंट, लाइटिंग, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ठीक है, सुपरवाइजर, पर स्टोर कीपर, फिर आपका फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड, ये सारा जो खर्चा लग रहा है, तो ये सारा एक्सपेंसेस फिर ऐड करते जाओगे, क्या जोड़ोगे, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस जितना भी लगा वो जोड़ लेना, क्लियर, यस, फैक्ट्री तक सारा कॉस्ट जोड़ लिए। अब जहां प्रोडक्शन कर रहे थे, प्रोसेस हो रहा था, तो रॉ मटेरियल्स में से फिनिश गुड्स, अगर गारमेंट्स बना रहे हैं तो काटिंग होगा ना, लॉन्ग क्लोथ्स है, काटिंग किए, तो काटिंग के तो टुकड़ा टुकड़ा कपड़ा स्क्रैप हो गया, उसको केजी के हिसाब से बेच के अगर कुछ मिलता है, हम लोग इंडिया में तो बहुत ज्यादा ये सब है यूज, तो मतलब कोई भी यहाँ यूजलेस नहीं होता है, स्क्रैप नहीं होता है, ऑलवेज यूजफुल होता है, हाँ, किसी के लिए यूजलेस है तो किसी और के लिए यूजफुल होता है, हम लोग वो टुकड़ा कपड़ा को बेच देते, कोई ना कोई इसको बाई कर लेता है, ठीक है ना, वो केजी के हिसाब से लोगों ने बाई करते, उससे कुछ और बना लेते, गद्दी बना लेते, कुछ और बना लेते, ठीक है ना, तो उनके लिए मटेरियल्स हो जाता है। तो ये जो स्क्रैप अगर बेचे, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो स्क्रैप हुआ था उसको माइनस कर देना, क्योंकि कॉस्ट मेरा कम हो जाएगा ना, लेस करोगे तो आपको मिल ही गया कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बट इसमें एक चीज और एडजस्ट करना है, कुछ सामान एट द एंड ऑफ द ईयर देखे पूरा फिनिश्ड हुआ नहीं, आधा फिनिश्ड होके रह गया, ईयर एंड है, अब तो अकाउंट्स क्लोज करेंगे ना ईयर एंड में, तो ईयर एंड में देखे कुछ सामान अभी भी फिनिश्ड हुआ नहीं, सेमी फिनिश्ड है, पार्टली फिनिश्ड है, तो नेक्स्ट ईयर फिनिश करेंगे तो इस साल कॉस्ट से माइनस कर देंगे, और ओपनिंग में लास्ट ईयर कुछ सेमी फिनिश था, इस साल तो फिनिश कर चुके, उसको जोड़ लेंगे। इसका वैल्यूएशन आप लोग अभी नहीं सीखेंगे, बाद में आगे सीखोगे, आप लोग आगे सीखोगे, ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सब जब पढ़ोगे आगे एडवांस में जाओगे तो तब सीखोगे इसका वैल्यूएशन। अभी फिलहाल WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करके देगा क्वेश्चन में आपको, ठीक है ना, यस, तो जो वैल्यू दे रहे ओपनिंग, ओपनिंग कुछ था उसको जोड़ लेना और क्लोजिंग को माइनस कर देना, या आप ऐसे करो, ओपनिंग इनसाइड लिख दो और इससे क्लोजिंग माइनस कर दो, अगर नेगेटिव आया तो माइनस कर देना, पॉजिटिव आया तो ऐड कर लेना, मान लो ओपनिंग था 50,000, क्लोजिंग है 30,000, तो 50 माइनस 30 20,000 होता है ना, तो 20,000 इसमें ऐड कर लोगे,
और ओपनिंग था 50, क्लोजिंग 80 आया तो नेगेटिव 30 माइनस कर दोगे। और ये माइनस किए तो आपको मिल गया, क्या मिला, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्ट्री तक मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट मिल गया, फिनिश प्रोडक्ट कंप्लीट आप, ठीक है, जितना कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट उसके लिए मेरा फैक्ट्री तक खर्चा कितना, इसको बोल सकते हो फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या वर्क्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स मतलब जहां काम हो रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, वर्क्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यस, आप बोलो। यहाँ ये जो फैक्ट्री का सारा डिसीजन कहां से ले रहे थे, ऑफिस से, है ना, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी तो इसमें ऐड होना चाहिए। फैक्ट्री तक तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट मिल गया फिनिश गुड्स का, लेकिन ऑफिस का भी तो कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन कहां से किया जा रहा है, ऑफिस से। तो ऑफिस का खर्चा फिर जोड़ लोगे, इसको बोलोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसको फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये इतना प्रोडक्शन गुड्स अब बेचने लायक हो गया, अब बेच सकते हो, ठीक है ना। बेचने का खर्चा, बेचने तक इतना खर्चा हुआ, अब बेचने का खर्चा फिर जोड़ेंगे बाद में। तो इस साल जितना प्रोड्यूस प्रोड्यूस किए ना फिनिश गुड्स, उसका कॉस्ट आ गया। अब फिनिश गुड्स ऐड करोगे, फिनिश गुड्स लास्ट ईयर कुछ बेच नहीं पाए थे, फिनिश्ड हो गया था, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स था, तो अब इस साल बेचेंगे, इसको इसलिए जोड़ लेना। अब एट द एंड कुछ क्लोजिंग फिनिश गुड्स से बेच नहीं पाए, उसको माइनस कर देंगे। हाँ, क्वेश्चन में दे भी सकता है, नहीं देगा तो आपको वैल्यूएशन करना होगा। क्लोजिंग कुछ क्वांटिटी है तो वैल्यूएशन करना सीखेंगे नोट 1 में, ठीक है। वैल्यूएशन करना सीखेंगे नोट 1 में। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स से क्लोजिंग फिनिश गुड्स आप माइनस कर दो। माइनस करोगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा नेगेटिव, ओपनिंग से क्लोजिंग कम है तो पॉजिटिव। ये एडलिस्ट कर लेना, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया तो फिर ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ क्या ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ ऐड करोगे, ये क्या हो रहा है, इसके साथ ऐड क्या करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स के साथ ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या ऐड करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बेचने का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट हो, कैरेज आउट वार्ड हो, डिलीवरी देना, ये सब खर्चा अगर कंपनी का लग रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट है ना, वहां जितना खर्चा, सेल्समैन सैलरी, सेल्स मैनेजर रेमुनरेशन, सेल्स डिपार्टमेंट का रेंट, ये सारा खर्चा जोड़ लो, ओके, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, या इसको ये भी बोलते हैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन से, रॉ मटेरियल से जब प्रोडक्शन करना शुरू किए, प्रोसेस किए, इसके बाद उसको बेचने तक जितना खर्चा, वो सारा खर्चा जोड़ के टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। और इसके साथ प्रॉफिट ऐड कर लेना, सेल्स प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा, या सेलिंग प्राइस पता है तो प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन हो जाएगा। तो ये था फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, राइट, समझ में आया। तो अब हम लोग इसमें एक नोट करेंगे, नोट 1, यहाँ जो नोट 1 लिखे, इसमें वैल्यूएशन करना सीखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे वैल्यूएशन करोगे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के लिए एक नोट अब हम लिखते, नोट 1, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स वैल्यूएशन, ठीक है। जब ये वैल्यूएशन करोगे तो इसमें ना मेथड्स कुछ फॉलो होता है, फीफो, लीफो, एवरेज, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, इस तरह मेथड होता है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले का सामान पहले, लास्ट ईयर जो ओपनिंग स्टॉक रह गया था ना फिनिश, उसको अभी भेज दिए, और अब क्लोजिंग जो है वो करंट प्रोडक्शन में से कुछ रह गया, ये फीफो कॉन्सेप्ट। लीफो बोलता है लेटेस्ट जो प्रोडक्शन उसको पहले बेचे, और जो पहले प्रोडक्शन किए थे उसको बाद में बेचे, लेटेस्ट प्रोडक्शन को पहले बेचे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर एवरेज, ऑलवेज लिफो फिफो होता नहीं, एवरेज होता, कोई पुराना सामान चाहे तो किसी को पुराना बेच दे, किसी को न्यू बेचे, जैसे जैसे डिमांड आया उसके हिसाब से बेचते गए, ठीक है ना। तो इसमें फीफो होता है, लिफो होता है, एवरेज होता है। तो नॉर्मली ये होता है कंसेप्ट कि जो भी प्रोडक्शन किए इस साल, वही क्लोजिंग स्टॉक में रह गया फीफो के हिसाब से, पहले का सामान तो बेच दिया ना, ओपनिंग बेच दिए माना जाएगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो योर करंट प्रोडक्शन का एक पार्ट है, तो इसीलिए जनरली फॉर्मूला बेस इसमें क्या आएगा, इसमें लिखो फर्स्ट मेथड 1,
फर्स्ट मेथड FIFO मेथड। फर्स्ट मेथड क्या हो गया आपका? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी मतलब फिनिश गुड्स, बार बार एफजी लिख रहे हैं समझ रहे हैं ना, फिनिश गुड्स मैं लिख रहा हूं। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल टू करंट कॉस्ट। देखोगे करंट कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट शीट किए थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था ना, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है लिख लो डिवाइड बाय कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, तो यूनिट से डिवाइड करोगे पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, तो डिवाइड कर दोगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हाउ मच यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? करंट ईयर जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कॉस्ट शीट से पता चली गया, उससे यूनिट्स डिवाइड की तो एक एक यूनिट का कॉस्ट आ गया। अब इनटू जितना यूनिट्स क्लोजिंग रह गया, क्लोजिंग यूनिट्स, ठीक है, इससे आएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। मतलब प्रोडक्शन किए थे कितना? प्रोडक्शन किए थे 8,000 सॉरी 10,000 यूनिट्स इस मंथ में, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था, कितना आया था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था आपका 4 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था 4 लाख, प्रोड्यूस किए थे 10,000 यूनिट्स, तो डिवाइड किए 10,000, तो एक डिवाइड करोगे तो एक एक का कॉस्ट आ जाएगा ना, कितना? 40 का 40 रुपए एक एक का कॉस्ट लगा था। अब एट द एंड ऑफ द मंथ देखे, कुछ बेचे कुछ बेच नहीं पाए, मेरे पास रह गया कितना? 1200 यूनिट्स। तो 40 रुपया पर यूनिट था, 1200 से इंटू करो 48,000, ठीक है। तो 1200 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो जाएगा कितना? 48,000। तो मिल गया आपको वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक। ये एजम्पशन लिए इतना प्रोड्यूस किए थे, इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था, और क्लोजिंग यूनिट्स का कितना? 1200, इसके हिसाब से वैल्यू हो गया। समझ में है ना, एकदम इजी है, कितना प्रोडक्शन कॉस्ट है। और ये अलॉयज यही होता है कि करंट जो प्रोडक्शन किया उसमें से ही क्लोजिंग स्टॉक रहता है, क्योंकि पहले का सामान जो ओपनिंग था तो उसको इस साल बेच ही दिए, है ना। क्लोजिंग डेट तक ओपनिंग ही बेच नहीं पाए तो प्रोडक्शन करके क्या फायदा है, इसीलिए। तो ये आपका फॉलो हो गया फीफो मेथड। सेकेंड मेथड कुछ एक्सेप्शनल आ सकता है, अलग है, बट जनरली फीफो में ही फॉलो करोगे। सेकेंड मेथड लीफो। लीफो मेथड में क्या होता है ना, लेटेस्ट जो प्रोड्यूस की इस साल उसको पहले बेचे, और जो ओपनिंग रह गया तो उसको बाद में बेचे, ठीक है ना। हाँ, लेटेस्ट प्रोडक्शन बेच दिए तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बेचेंगे, तो लास्ट जो ओपनिंग रह गया था उसको भी बेचेंगे। तो इसमें इसमें वैल्यूएशन में कुछ चीज और देखना होगा। तो जो मेरा क्लोजिंग यूनिट्स है ना, क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स, वो ओपनिंग से ज्यादा है या कम है, उस पर डिपेंड करेगा वैल्यूएशन। तो केस ए क्या हो रहा है आपका? फर्स्ट केस, इफ क्लोजिंग यूनिट्स मतलब फिनिश गुड्स यूनिट्स इज लेस देन और इक्वल टू, इक्वल या लेस हो रहे हैं, ग्रेटर नहीं, लेस देन इक्वल टू ओपनिंग यूनिट्स। मतलब मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स था 5,000 और क्लोजिंग 4,000, तो क्लोजिंग ओपनिंग से कम हो गया। या ओपनिंग था 20,000, क्लोजिंग हो गया 12,000, तो क्लोजिंग ओपनिंग से कम हो गया ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ऑफ एफजी, तो इसका मतलब हम लोग करंट प्रोडक्शन को बेच दिए, इवन ओपनिंग से भी कुछ बेच दिए, इसलिए क्लोजिंग ओपनिंग से कम हो गया। तो जो रह गया ना, ओपनिंग स्टॉक का ही पार्ट रह गया, तो लास्ट ईयर जो कॉस्ट लगा था पर यूनिट उसके हिसाब से होगा, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करोगे। तो लास्ट ईयर कॉस्ट कैसे पता चलेगा सर? तो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट दे दिया था ना, तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक या वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जितना सामान था उसका कॉस्ट डिवाइड बाय ओपनिंग यूनिट्स। तो इससे क्या मिला? ओपनिंग स्टॉक में एक एक यूनिट कॉस्ट क्या था वो मिल गया, ओपनिंग स्टॉक एक एक यूनिट्स का मिल गया आपको। अब जितना यूनिट्स क्लोजिंग है ये मल्टीप्लाई कर लो इनटू क्लोजिंग
यूनिट्स। ठीक है, ये था पास्ट केस। कब अप्लाई करोगे? जहां क्लोजिंग यूनिट्स इज लेस देन ओपनिंग यूनिट्स। अब अगर उल्टा होता है, उल्टा मतलब ये कि क्लोजिंग ज्यादा हो गया ओपनिंग से। इफ क्लोजिंग यूनिट्स if closing units is more than opening units, क्या हो रहा है सिचुएशन? इफ क्लोजिंग यूनिट्स इज मोर देन ओपनिंग यूनिट्स, अगर क्लोजिंग यूनिट्स ओपनिंग से ज्यादा है तो श्योर हम लोग जो बेचे ना, तो करंट प्रोडक्शन में से एक पोर्शन बेचे और एक पार्ट रह गया अभी भी, तो इसमें मान लो ओपनिंग था 5,000, क्लोजिंग हो गया 8,000, तो मतलब 3,000 जो एक्स्ट्रा है ना, ओपनिंग तो मेरा गोडाउन में रह ही गया, प्लस करंट प्रोडक्शन में से भी 3,000 रह गया। तो करंट प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका जो रेट आएगा पर यूनिट, उससे जो एक्स्ट्रा एडिशनल 3,000 उसका वैल्यूएशन करेंगे, और ओपनिंग का जो वैल्यू था एज इट इज लिख लेंगे। ओपनिंग तो रह गया ना, तो इसमें कैसे करेंगे ना, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक जो था वो लिख लो एज इट इज। ओपनिंग स्टॉक का जो भी वैल्यू दिया था वो आप लिख लो, इसके साथ ऐड कर लोगे। क्या ऐड करोगे? जो एडिशनल यूनिट्स है ओपनिंग से, वैल्यू ऑफ एडिशनल, वैल्यू ऑफ एक्सेस क्लोजिंग यूनिट्स। ना ओपनिंग था 5,000, क्लोजिंग 8,000, तो एक्सेस कितना हो गया? बोलो 3,000। तो ये जो एक्सेस क्लोजिंग यूनिट्स बाय फीफो, फीफो का जो फॉर्मूला अप्लाई किया तो एक्सेस के लिए, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू एक्सेस क्लोजिंग यूनिट्स, एक्सेस का वैल्यूएशन कर रहे हो फीफो मेथड से। एक करंट कॉस्ट है, ये प्रीवियस कॉस्ट था, ये करंट कॉस्ट है ना, ये जोड़ लोगे, तो जोड़ लोगे तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। टोटल क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, बोलो समझ में आया? अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक, ये सारा फिनिश गुड्स, ये एफजी है सब, ये था मान लो 5,000 यूनिट्स, और इसका कॉस्ट दे दिया रुपीज 40,000। 5,000 यूनिट्स लास्ट ईयर बच गया था, बेच नहीं पाए थे, इसमें कॉस्ट टोटल कितना आया था? 40,000 इसका वैल्यू। और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन स्थल किए फिनिश गुड्स 20,000 यूनिट्स, और कॉस्ट आया, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज 1,80,000। 20,000 प्रोडक्शन किए, कितना है? 1,80,000। अब बोल रहे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 7,000 यूनिट्स, और अप्लाई कर रहे हैं लिफो। तो वैल्यूएशन करो, क्या होना चाहिए फिनिश गुड्स का वैल्यू? ठीक है, अब हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। तो क्वेश्चन ए लिए, क्या लिए? ओपनिंग स्टॉक था 5,000 यूनिट्स, कॉस्ट दिया 40,000। इस साल प्रोडक्शन किए कितना? 20,000 यूनिट्स, कॉस्ट कितना? 1,80,000। और क्लोजिंग है 7,000 यूनिट्स, कॉस्ट कितना ये नहीं बताया। अप्लाई करना है लिफो मेथड, इसका वैल्यूएशन भी करना है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, अब हम सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल लिए, यस, अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,000, और ओपनिंग कितना था? 5,000। तो 5,000 से क्लोजिंग बढ़ गया ना 2,000, 2,000 एक्स्ट्रा। तो जो 2,000 एक्स्ट्रा करंट जो प्रोडक्शन की 20,000, इसका एक पार्ट है, और जो 5,000 वो एज इट इज रह गया। 5,000 का वैल्यू पता है ना, 40,000। तो लिख लो इसमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग का वैल्यू एज इट इज लिख लो, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यहाँ एक बार क्वांटिटी लिख लेते हैं और इधर अमाउंट लिख लेते हैं। बोलो ओपनिंग कितना क्वांटिटी था? 5,000, उसमें वैल्यू कितना दिया था? 40,000, है ना। अब बोलो 5,000 से क्लोजिंग कितना एक्सेस? 2,000, तो ऐड कर लेंगे वैल्यू ऑफ एक्सेस क्लोजिंग स्टॉक।
कितना 2000 यूनिट्स है। एक 2000 का वैल्यूएशन करेंगे तो एक 2000 बोलो, ये करंट प्रोडक्शन का है ना, तो प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बोले थे ना भाई, फीफो का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, 180। कितना प्रोड्यूस किए थे, 20,000। तो डिवाइड किए, 4 जीरो कैंसिल, 9 रुपया आया था पर यूनिट। और हम लोग को 2000 का वैल्यूएशन करेंगे तो 9 इंटू 2000 कितना होता है, 18,000। तो अल्टीमेट टोटल मेरे पास 7,000 क्लोजिंग यूनिट्स है और 7,000 का हो गया 58,000। ये जो 7,000 क्लोजिंग, इसका वैल्यूएशन हम लोग कर लिए, ठीक है। 7,000 यूनिट्स था ना क्लोजिंग स्टॉक, ओके। और इसका वैल्यू कितना मिल गया, 58,000। ये आपका लीफो अप्लाई करोगे। सर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, सर ऐसे 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 करना होगा, यस। क्लोजिंग ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा वो करंट प्रोडक्शन से वैल्यूएशन करोगे, और ओपनिंग को तो एज इट इज रह गया, ठीक है ना, यस। तो ये आपका लीफो मेथड था। फर्स्ट हम लोग फीफो मेथड सीखे थे, सेकंड लीफो मेथड सीखे। अब थर्ड सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज में क्या बोल रहे हैं ना, आप एवरेज कॉस्ट देख लोगे, ओपनिंग और जो प्रोडक्शन, करंट प्रोडक्शन का जो रेट आया था, रेट ऑफ ओपनिंग मतलब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट जोड़ लोगे, डिवाइड बाय 2, है ना, तो उससे रेट आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इट शुड बी क्या होना चाहिए ना, क्लोजिंग यूनिट्स कितना, क्लोजिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे सिंपल एवरेज रेट, मल्टीप्लाई करोगे सिंपल एवरेज रेट, राइट। तो फिर सर सिंपल एवरेज रेट क्या, सिंपल एवरेज रेट क्या है सर ना, पर यूनिट रेट ऑफ ओपनिंग, ओपनिंग रेट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेट, मतलब करंट जो प्रोडक्शन की उसका पर यूनिट रेट और ओपनिंग का पर यूनिट रेट कितना था, डिवाइड करोगे 2 से, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या बोले, ओपनिंग रेट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेट डिवाइड बाय 2 करोगे, आ जाएगा। अच्छा इसी एग्जांपल को लो ना, बोलो 5,000 यूनिट्स 40,000 था, 40/5 क्या होता है, 8 रुपया रेट था। और इस साल प्रोडक्शन किए थे कितना, अच्छा यहाँ ले लेते, यहाँ इधर ले, 5,000 यूनिट्स था, 40,000 कॉस्ट था, 8 इंटू 5 40, 8 रुपया रेट था। और 1,80,000 20,000 यूनिट्स तो डिवाइड किए तो 9 रुपया रेट आया ना। तो एवरेज रेट क्या होगा, ये ओपनिंग रेट प्लस करंट प्रोडक्शन रेट डिवाइड बाय 2, है ना। दोनों को जोड़ोगे 9 8 17 और डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 8.5। तो सिंपल एवरेज रेट कितना आ गया आपका, 8.5। अब जितना क्लोजिंग यूनिट्स है वो 7,000 है, 7,000 इंटू 8.5 कर लोगे तो आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। समझ में आया। तो सिंपल एवरेज में कितना रेट का समान है, एक ओपनिंग और करंट प्रोडक्शन ही तो है ना, तो 2 रेट है आपका, वो 2 रेट का एवरेज कर लेना। क्लियर। एंड लास्ट weighted average rate, fourth weighted average rate। तो weighted average rate क्या है, इस केस में रेट लिखोगे, सर क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू लिखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी ऑलवेज, बार बार एफजी नहीं लिख रहे, फिनिश कोर्स का ही तो वैल्यूएशन कर रहे हैं ना। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश कोर्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल डिवाइड बाय
टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल, मतलब टोटल मेरे पास कितना सामान बेचने के लिए है, ठीक है, उसका कॉस्ट कितना देख लो, और कितना क्वांटिटी बेचने के लिए वो डिवाइड कर दोगे, तो सिंपल टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, जो ओपनिंग स्टॉक था और जितना प्रोडक्शन की इस साल, टोटल इतना ही तो हम बेच सकते हैं ना, उससे ज्यादा कैसे, ओपनिंग था 10,000 यूनिट्स, इस साल प्रोडक्शन किए 1 लाख यूनिट्स, तो हम 1,10,000 से ज्यादा कैसे बेचेंगे, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और उसके क्वांटिटी तो क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल, और टोटल इसका कॉस्ट देख लोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब होता है ओपनिंग प्लस टोटल प्रोडक्शन, करंट ईयर जो प्रोडक्शन, उसको जोड़ लोगे क्या मिलेगा आपको, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से कुछ बेचे और कुछ अनसोल्ड रह गया, जो अनसोल्ड क्लोजिंग हो गया और बाकी सेल्स हो गया, ठीक है ना। तो गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल पर सेल में दो चीज होगा, ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दोनों जोड़ लो ना, हो गया। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक या वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ऑल्टरनेटिवली इसको बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों को जोड़ोगे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल पर सेल डिवाइड बाय ओपनिंग यूनिट्स, ओपनिंग कितना यूनिट्स फिनिश गुड्स था प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है। ये डिवाइड, ये दोनों जोड़ लो, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और ये डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अरे अरे ये रेट है, सॉरी ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ये हो गया वेटेड एवरेज रेट, पहले फाइंड करोगे वेटेड एवरेज रेट, ठीक है, ये आप फाइंड कर लोगे पहले वेटेड एवरेज रेट, अब फाइंड करोगे क्लोजिंग स्टॉक, देयरफॉर मैंने गलती से रेट की जगह फॉर वैल्यू लिख लिए थे, वैल्यू क्या होगा ना, क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट, ठीक है। बस ये हो गया आपका मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो लीफो एवरेज, ओके। तो ये था कॉस्ट शीट का एक डिटेल्स आइडिया, हम लोग आगे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग मोटा मोटी एक बार गो थ्रू करोगे तो एक आइडिया हो जाएगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर हम लोग आगे प्रैक्टिकल करेंगे, ओके। यस, रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग अपना फ्रेंड लोगों को शेयर करोगे, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी करोगे, हमको बूस्ट मिलेगा, अब हमको इंस्पिरेशन मिलेगा, और आगे हम रेगुलर बेसिस इसमें आप लोगों के साथ अटैच भी रहने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज का क्लास इतना ही, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट डे।